Hello students, today's our topic is separation and isolation of DNA fragments. Means how DNA isolate and separate. That process is called as the gel electrophoresis. बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा ये, किस तरीके से हम किसी भी सेल से डीएनए को आइसोलेट करके सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हम इसी चीज की स्टडी करेंगे. The process by which we can isolate and separate DNA fragments, that process is called as the gel electrophoresis. What is gel electrophoresis? Gel electrophoresis is a technique for the separation of DNA fragments based on their size. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेटा आपने ये पूरा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि किस तरीके से डीएनए सेपरेट किया जाता है और कैसे उसके बैंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. यू ऑल नो दैट डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है. तो द सैंपल ऑफ डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. हमें कहीं भी किसी भी आइसोलेट की गई सेल है जहां से हमें डीएनए आइसोलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू कट डीएनए एंड ऑलवेज डीएनए कट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. So very simple, first of all DNA is cut into fragments. DNA is cut into fragments by restriction endonuclease. Now the DNA fragments being negatively charged due to phosphate group, so they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field with the help of a matrix or medium. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इसमें, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर क्या यूज किया गया है बेटा, कि इसमें कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड्स होंगे. कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा और एनोड पर पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो दो एंड्स हो गए इस इंस्ट्रूमेंट के, कैथोड एंड एनोड्स. दीज आर द टू एंड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, द मैट्रिक्स विच इज जनरली यूज्ड इन दिस प्रोसेस दैट इज एगारोज जेल. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एगारोज जेल का जो आपका मैट्रिक्स होता है वो एगारोज जेल होता है, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेडियम एल्गी. ठीक है, दीज आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ द अगार, अगार एंड अगार, अगार फॉर्म्ड फ्रॉम द एल्गी नेम्ड जिलेडियम. क्लियर? सो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिया. नाउ द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर प्लेस्ड. ये डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं उन्हें हम कहाँ पर प्लेस्ड करेंगे, नेगेटिवली चार्ज मीन्स कैथोड एंड पर. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिवेटेड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट होने पर क्या होगा, दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स सिंस नेगेटिवली चार्ज सो दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट इज द एनोड. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक जो होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जैसे ही डेवलप होता है तो इनका नेचर डीएनए का नेगेटिवली होता है, तो डेफिनेटली ये आपके किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, जो कि आपका एनोड होगा. ठीक है, उसके बाद इसमें सीविंग इफेक्ट शो करता है मैट्रिक्स. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई एगारोज जेल इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑलवेज शो सीविंग इफेक्ट. सीविंग इफेक्ट की वजह से जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं दे मूव स्लोली while the smaller fragments move fast and reach the further end. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ठीक है, तो एगारोज जेल का जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज सीविंग इफेक्ट. सीविंग इफेक्ट होने की वजह से जो आपके फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज और स्मॉलर वो बहुत ही इजीली आपको नजर आएंगे. नाउ यहाँ पर ये जो हमारे जो फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं इनके लिए नीड होती है किसी ना किसी स्टेनिंग की, बिकॉज विदाउट स्टेनिंग ये विजुअल नहीं होते. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स दैट इज
the name of stain which is used for the visualization of DNA, that is ethidium bromide. ठीक है, DNA फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए कौन सा स्टेन किया जाता है, that is ethidium bromide, which is followed by exposure to UV radiations. Clear beta? Means the separated DNA fragments are visualized after staining the DNA with ethidium bromide followed by the exposure to ultraviolet radiations. The DNA fragments are now seen as a orange color band. ठीक है, सारे DNA आपके ये जितने भी बैंड्स हैं बेटा, ये सब ऑरेंज कलर के नजर आने लग जाएंगे. ओके, नाउ these separated bands, इनको हमें अब नीड होती है एक्सट्रैक्ट करने की. इनको आप उस जेल से कैसे निकालेंगे? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, और वी कैन से दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बैंड्स कहां से? फ्रॉम द जेल पीस, दैट इज कॉल्ड एज द इल्यूशन. अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन बेटा, हाईलाइट करें इल्यूशन. व्हाट इज इल्यूशन? इल्यूशन इज अ प्रोसेस टू सेपरेट आउट डीएनए सेगमेंट्स. ठीक है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इल्यूशन सारा हाईलाइट किया गया है. ये मेन जितने भी पॉइंट्स हैं आपके. ठीक है, इल्यूशन क्या होता है? जेल कौन सा यूज किया गया? सॉरी, जेल आपका एगारोज. ठीक है, एगारोज जेल हो गया आपका. और नेक्स्ट आपका जो है दैट इज क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है बेटा, आपको ये समझ आ गया होगा. आइसोलेशन एंड सेपरेशन डीएनए का थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू नो व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर separating DNA fragments accordingly their size. First of all, DNA segments cut by the restriction endonuclease. These DNA fragments since negatively charged, so they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field with the help of or through a medium or matrix, that is agarose. Agarose is a gel which is commonly used as a matrix in the technique gel electrophoresis. Agarose special feature, that is it is a natural linear polymer of D-galactose and 3,6-N-hydro-L-galactose. ये कहां से निकाले जाते हैं? विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स. और agarose gels are extracted from the algae, seaweeds from the algae, that is Gillidium. Now these DNA fragments separate out according to their size because the sieving properties of this agarose gel, hence smaller fragments and then larger. So the separated DNA fragments are, there is a need to visualize after staining with the DNA with ethidium bromide. Means separated DNA fragments are visualized after staining the DNA with ethidium bromide. Now these DNA fragments are seen as orange bands. ठीक है, जैसे ही इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग हो जाती है, ये सारे फ्रेगमेंट्स ऑरेंज कलर के एक बैंड के फॉर्म में नजर आने लगते हैं. नाउ दीज सेपरेटेड bands of DNA are cut out. इनको कट कर दिया जाता है and extracted from the gel. That process is called as elution. ठीक है, so hence purified DNA fragments are used to form recombinant DNA which can be joined with cloning vector. ठीक है, इस तरीके से ये जो DNA आपके निकाले गए हैं, they are ready to insert जो भी आपको होस्ट है जिसके अंदर हमें ये DNA insert करने हैं. Now these DNA fragments are able to insert in host cell. और ये insert कैसे किए जाते हैं? With the help of cloning vector. So our next topic is cloning vector. ठीक है बेटा, very important for your exam. बहुत important है ये cloning vector. क्या होता है cloning vector? Vector का मतलब क्या होता है? Vectors are actually
व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स क्या होते हैं? किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शफल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी भी सामान को शफलिंग में। अब यहाँ पर सामान क्या है? आपका डीएनए। ठीक है, तो ये वेक्टर्स क्या होते हैं? एक तरीके से ये व्हीकल्स हैं जो डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल में कैरी करने का काम करते हैं। तो ये आपका व्हीकल यानी वेक्टर्स आर द व्हीकल डीएनए। ठीक है, व्हीकल डीएनए। यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर समझ आता है आपको कि ये व्हीकल डीएनए होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम करते हैं। तो पहले बेटा आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो वेक्टर्स होते हैं ये होते कौन कौन से हैं। द बेस्ट वेक्टर्स विच आर यूज्ड इन द डीएनए ट्रांसफरिंग दीज आर प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर, यू नो दैट दीज आर द ऑटोनिमस रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी में जो मेन कंटेंट होता है उनका न्यूक्लिक एसिड, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट पाया जाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मिड की स्पेशलिटी होती है कि इन्हें बैक्टीरियल सेल से पूछना नहीं पड़ता रेप्लिकेट करने के लिए। मींस ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये ऑटोनिमस होते हैं, ऑटोनिमस रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। तो ये इनका प्लस पॉइंट होता है प्लाज्मिड्स का। ठीक है, स्पेशलिटी प्लाज्मिड्स की क्या होती है? दे कैन ऑटोनिमसली रेप्लिकेट। ठीक है, what are plasmids? Plasmids are the extracircular DNA which are present inside the bacterial cell and they have property to autonomously replicate itself. ठीक है, दूसरा आपका होता है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस, फेजेस मीन्स वायरसेस, बैक्टीरियो मीन्स ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते होंगे, जो बैक्टीरिया को खाते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें यानी ये वायरस है आपके, और जितने भी वायरसेस होते हैं दे ऑल आर नॉन लिविंग। अगर ये किसी होस्ट से बाहर होते हैं तो ये ऑलवेज आपके क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, और ये लिविंग कब होते हैं? जैसे ही किसी होस्ट के कांटेक्ट में आएंगे। सपोज अगर इन्होंने किसी बैक्टीरियल सेल को अटैक किया, अगर ये किसी बैक्टीरियल सेल को अटैक करते हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए होता है वो जैसे ही उस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स होकर ये न्यूमरस कॉपीज बनाने की कैपेसिटी रखता है। मींस ये जबरदस्त मल्टीप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज में मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मींस वी कैन से दैट द बैक्टीरियोफेज हैज एबिलिटी टू इंक्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ये बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए की। ठीक है, ये कॉपी आपकी किसी भी एक बैक्टीरियल सेल में 1 to 100 हो सकती है, मैक्सिमम 500 कॉपीज भी बैक्टीरियोफेजेस बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? आपने पढ़ा होगा वायरस के लाइफ साइकिल में। ठीक है, 11th में भी पढ़ाया था मैंने और आपने पीछे भी पढ़ा होगा चैप्टर में। वायरसेस का जितना भी जीनोम होता है, जैसे ही ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है इसके डीएनए के साथ मिलकर ये न्यू डीएनए बनाता है रेप्लिकेट करके, और उसके चारों तरफ प्रोटीन का कैप्सिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है इस तरीके से ये लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज शो करते हैं। यहाँ पर अगर हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं तो बैक्टीरियोफेज की एबिलिटी तो होती है कि लार्ज नंबर ऑफ कॉपी ये प्रिपेयर कर सकता है, बट इसमें क्लोनिंग साइट्स इतनी नहीं होती जितनी किसी भी प्लाज्मिड्स में होती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस क्लोनिंग साइट्स इन प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज अ बेस्ट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लाज्मिड एक अच्छा वेक्टर माना जाता है। और सबसे पहले जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड तैयार किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, PBr322। ठीक है, हियर कैन सी दिस इज PBr322। इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डेवलप्ड इन 1977 बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज फ्रॉम ई कोलाई प्लाज्मिड। यानी ई कोलाई, ईशरेकिया कोलाई बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड डेवलप किया गया आर्टिफिशियली बाय बॉलिवर
रॉड्रिग्यूज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं देयर आर सो मैनी क्लोनिंग साइट्स, PST1 यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे अभी मैं आपको दिखाती हूँ हियर, सॉरी। इसमें बेटा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे PST1, EcoRI, PVU फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ये क्लोनिंग साइट्स नजर आते हैं यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, EcoRI, हिंड थर्ड, बाम H1, साल, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द क्लोनिंग साइट। इनको क्या कहते हैं, ये कंप्लीट क्लोनिंग साइट्स है। और क्लोनिंग साइट्स की एबिलिटी होती है कि यहाँ पर हम ढेर सारे एंडोन्यूक्लियस एंटर करा सकते हैं और हम DNA को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर सकते हैं। अभी मैं इसका डिटेल बताती हूँ आपको। तो क्लोनिंग साइट्स इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉपी नंबर समझ आ गया, PBR। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि PBR 322 यहाँ पर क्यों लिखा गया है। PBR 322, P फॉर प्लाज्मिड, ठीक है, P फॉर प्लाज्मिड, B इंडिकेट करता है बॉलीवर को, और ये जो R है दैट इज इंडिकेट रॉड्रिगेज। ठीक है, प्लाज्मिड किसने बनाया सबसे पहले, BR बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। 322 इसकी स्टेनिंग नंबर को बताता है कि इसको किस नंबर पर लेबोरेटरी में स्टेन किया गया। ठीक है, तो PBR 322 ये पहला आर्टिफिशियल आपका क्लोनिंग वेक्टर है डिस्कवर्ड बाय बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज इन 1977। फीचर्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ PBR 322। इसके इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहला जो फीचर है दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई। ओराई क्या होता है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, जहां पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती, मींस ये ऐसा पोर्शन होता है जहां हम जो भी डिजायर्ड DNA हम एंटर कराते हैं। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग ऑफ रेप्लिकेशन। जो भी आपने डिजायर्ड जीन इंसर्ट कराया है वो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाना शुरू कर सकता है। तो ORI इज अ वेरी स्पेशल साइट फॉर एनी प्लाज्मिड। ठीक है, क्लियर हो गया। ORI एक्चुअली ये कंट्रोल भी करता है कि हाउ मेनी कॉपीज यू वांट, मींस जितने भी लिंक्ड DNA होते हैं उनका कितना नंबर कॉपी का बनाना चाहिए। तो ORI origin of replication, this is the site where DNA sequences insert and replicate. So we can say that ORI, origin of replication, is the responsible site for the replication of DNA. Clear? Second है बेटा सेलेक्टेबल मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट भी इसमें अलग से आते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं होस्ट को सेलेक्ट करने में कि विच इज रिकॉम्बिनेंट एंड विच इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। मींस जो वेक्टर आप यूज कर रहे हैं तो वेक्टर में कौन सा वेक्टर एज ए ट्रांसफॉर्मेंट है और दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं डायग्राम में चलती हूँ। हियर सपोज बेटा इस डायग्राम में यहाँ पर ये है PBR 322। यहाँ पर सपोज मार्कर है, सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर दो है। फर्स्ट इज द एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये जीन है, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दीज टू आर बिहेव एज अ मार्कर। ये दो मार्कर हैं जो सेलेक्ट करेंगे
जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये जो एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंट है, एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन होता है, अगर यहाँ पर हम इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम कोई एम्प्लीसाइक्लिन स्प्रेड करते हैं तो ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। क्यों सरवाइव करता है? क्योंकि इसके पास एम्प्लीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टेट्रासाइक्लिन, अगर हमने यहाँ पर इस बैक्टीरिया पर टेट्रासाइक्लिन को स्प्रेड किया तो ये बैक्टीरिया उस एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दीज आर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर हमने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के ऊपर डाला तो क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होने की वजह से इसके ऊपर उस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं होगा और इस बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, ये सरवाइव कर जाएगा क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, उसको बचाने वाले टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बचाने वाला जीन प्रेजेंट है। इसी तरीके से एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक से बचाने वाला जीन इसके पास प्रेजेंट है तो ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन इनमें से अगर हम किसी भी एक जीन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने एम्पीसिलिन जो है इस जीन को कट किया। अब बात आती है हम इसको यहाँ से कट क्यों करेंगे। जो थर्ड स्पेशल फीचर अभी हम पढ़ेंगे दैट इज क्लोनिंग साइट। दोनों को एक साथ लिंक करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी मैं आपको। क्लोनिंग साइट्स आर द एरियाज वेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं क्लोनिंग साइट की तो यहाँ पर बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है। इको R1, PVU1, PST1, ठीक है, हिंड थर्ड, बाम H1, साल 1। तो ये सारे जो सीक्वेंसेस हैं इन्हें हम कहते हैं क्लोनिंग साइट्स। यहाँ से क्लोनिंग की प्रोसेस होना शुरू होती है और क्लोनिंग कब होगी, जब कोई नए डीएनए इन एरियाज में लगा दिए जाए। नया डीएनए कैसे लगेगा, पहले इन एरियाज में पाए जाने वाले डीएनए को कट करेगा। कट कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जितने भी आपके क्लोनिंग साइट्स हैं यहाँ सभी पर क्या पाया जाएगा, ये सब पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। ठीक है, यानी कि अगर PST1 की बात करते हैं तो इस पूरे एरिया में पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस आप सभी को पता है रीडिंग फ्रेम इनका सेम होगा क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है बेटा वो हमेशा पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस से ही डीएनए को कट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस है तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर ऐड हो जाएगा और डीएनए के दोनों थ्रेड्स को कट करके स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो दूसरा पोर्शन है PVU फर्स्ट, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगे तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये भी डीएनए को टुकड़ों में काट सकता है। इसी तरीके से आपका इको आ रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर भी आपका पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से ये जो एरियाज हैं जहां पर ये सारे एंजाइम लगे हुए हैं यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस इजीली कट कर सकता है डीएनए के सेगमेंट्स को। और यहाँ किसी भी जगह से हमने सपोज इस एरिया से डीएनए के सेगमेंट को कट किया जहां पर एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट आपका जीन प्रेजेंट था, हमने इस जीन को यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको उठाकर हम बाहर ले गए और यहाँ पर हमने अपनी जो हमारा इंटेंशन है, ठीक है, हमारा इंटेंशन है फॉरेन डीएनए, हमने उस फॉरेन डीएनए को इसकी जगह इनपुट कर दिया। ये हमारा फॉरेन डीएनए है और इस एम्पलीसाइक्लिन को हमने बाहर रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी अगर सपोज आपके पास दो बैक्टीरियल सेल है, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जिसमें ये दोनों ही जीन प्रेजेंट है, ठीक है, और एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसके पास हमने एम्पीसाइक्लिन की जगह फॉरेन डीएनए डाल दिया और दूसरा आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। तो इन दोनों में आप फर्क कैसे करेंगे, कैसे फर्क करेंगे, हमने यहाँ पर इस वाले बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक एम्पीसाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर हम इसमें स्प्रेड करेंगे तो ड्यू टू एब्सेंट ऑफ
एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पर आपका नया जीन लगा हुआ है तो ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें इस बैक्टीरिया की नीड है, क्यों? क्योंकि इस पर हमने अपना डिजायर्ड जो भी जीन है हमारा, वो हमने इस पर इंसर्ट कर दिया है। तो किसी एक जीन की वजह से अगर उस जगह पहले से प्रेजेंट किसी डीएनए की प्रॉपर्टी, किसी जीन की प्रॉपर्टी लॉस होती है, ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसको हम कहते हैं इनएक्टिवेशन इंसर्शन। ठीक है, ये एक आपका छोटा सा टॉपिक है जो हम आगे बताने वाले थे। इसको बोलते हैं इनएक्टिवेशन इंसर्शन। किसी की वजह से किसी जीन का इनएक्टिवेट हो जाना, किसी नए जीन की वजह से किसी दूसरे जीन का इनएक्टिवेट हो जाना। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक साथ कई सारी चीजें आपको बता दी हैं कि आई होप समझ आ गया होगा बेटा आपको। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर ये हमारे दो जीन होते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्लाज्मिड आपका सेलेक्ट किया गया है फॉर क्लोनिंग और कौन सा प्लाज्मिड सेलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर हमने एम्पीसाइक्लिन को हटा दिया मींस यानी कि दो बैक्टीरिया में से जिसमें ये प्रेजेंट नहीं है, मींस इस मार्कर के एब्सेंट हो जाने की वजह से ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बट यहाँ पर जैसे हमने इसकी जगह कोई नया जीन एंटर कर दिया तो दैट इज रिकॉम्बिनेंट, और जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। मींस द प्लाज्मिड विच हैविंग डिजायर्ड डीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और जिसमें नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सॉरी बेटा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लोनिंग साइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोनिंग साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपने समझ लिया, सेलेक्टेबल मार्कर समझ लिया। नाउ नेक्स्ट इज द क्लोनिंग साइट। अभी मैंने आपको बताया क्लोनिंग साइट टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर रिक्वायर्स वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेरी फ्यू का मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया। पहले आप इसमें देखिए, अभी मैंने बेटा आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं, जहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं। और रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या होते हैं? दीज आर द पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस, जहाँ से आपका एंडोन्यूक्लियस ऐड होकर उस पोर्शन को कट कर सकता है। ठीक है, तो दीज आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। PBR 322 में बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, और यहाँ कहीं से भी आप एंडोन्यूक्लियस के थ्रू किसी भी पोर्शन को कट करके आप नया फॉरेन डीएनए एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं नया फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो आपका मेन पर्पस है इसका। तो ये आपके क्लोनिंग साइट्स है। जिस जगह से भी डीएनए आपका ऐड होगा वहां पर नए नए क्लोन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्लोन्स किसके होंगे? जो भी डिजायर डीएनए आपने ऐड किया। वो डीएनए हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें कहीं इन्फेक्टेड सेल में उस डीएनए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्लोनिंग साइट्स होते हैं। अच्छा, अभी मैं बोल रही थी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे वेरी फ्यू क्लोनिंग साइट्स शुड बी, क्यों कम होनी चाहिए क्लोनिंग साइट्स? देखो बेटा, अगर किसी भी प्लाज्मिड में मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स अगर प्रेजेंट होगी, रिकॉग्निशन साइट्स मतलब क्लोनिंग साइट्स, ये आपका रिकॉग्निशन साइट मतलब कि यहाँ पर आपने इसको रिकॉग्निशन मीन पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं रिकॉग्निशन साइट। आप यहाँ से एंडोन्यूक्लियस बाइंड करके इतना पोर्शन आप कट करके नया डीएनए लगा सकते हो जो क्लोन बनाएगा। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस मतलब क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, तो जैसे अगर इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे एक साथ बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है, सभी जगह अगर एंडोन्यूक्लियस ऐड हो जाएगा तो एक लंबा थ्रेड है। ठीक है, सपोज डीएनए एक लंबा थ्रेड है और यहाँ अगर ये सब रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस है और इन सभी जगह हमारा एंडोन्यूक्लियस कट कर सकता है तो डीएनए के कई टुकड़े हो जाएंगे। मींस एक जो लंबा थ्रेड है डीएनए का वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेशन स्थिति आ जाती है कि अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी वेक्टर में तो कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर द जीन क्लोनिंग। ठीक है,
क्योंकि सेवरल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। तो नए नए जो एलियन डीएनए आप लाइगेट नहीं कर सकते, मीन्स लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए कैन बी कैरीड आउट at a restriction site present one of the two antibiotic resistance gene, मीन्स हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं, हम इन्हीं एरियाज को एज ए क्लोनिंग साइट यूज करते हैं फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, यहाँ अगर किसी डीएनए में आपने केवल 2 कट लगाए तो उसके 2 फ्रेगमेंट्स हुए, तो बहुत ही इजीली डीएनए लाइगेज के थ्रू हम इनको ऐड कर सकते हैं। ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, ज्यादा टुकड़ों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है फॉर द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए। ठीक है, सो इट इज वेरी कंफर्टेबल, इट इज वेरी नेसेसरी कह सकते हैं फॉर द क्लोनिंग साइट्स, मीन्स क्लोनिंग साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स डेफिनेटली विल बी नंबर इनके कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए कंपेयर टू लार्ज, ड्यू टू लार्ज फ्रेगमेंटेशन, यानी फॉर द अवॉइड ऑफ लार्ज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। ठीक है बेटा, आपके ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दिस इज अ डायग्राम, डायग्रामेट्रिक क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, डायग्रामेट्रिक क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, किसी भी प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। कि प्लांट्स और एनिमल में वेक्टर जीन क्या अलग होते हैं और जो भी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।